हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में कहा था कि आप लोगों को पॉलिटी को अप्रोच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो आज हम लोग स्टेप 1 लेते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि भारतीय संविधान की भूमिका कहाँ से उत्पन्न होती है, और इसलिए हमें जाना पड़ेगा अपनी हिस्ट्री में और फिर हम लोग आएंगे अपने रेगुलेटिंग एक्ट पे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आई थिंक आप सभी को थोड़ा सा आइडिया होगा 1757 का। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी 1757 पे। तो 1757 का जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और उनकी फ्रेंच अलाइंस के बीच में हुआ था। इसमें ये जो युद्ध था 1757 का, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत तो करी थी, पर उतनी मजबूत नहीं करी थी जितनी 1764 के युद्ध ने करी थी। तो आइए जानते हैं हम लोग 1764 में क्या हुआ था। 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में असल तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पकड़ थी वो भारत पे मजबूत हो गई थी। क्यों, आइए देखते हैं। क्योंकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, इस युद्ध में जीत हासिल करी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक संधि करी, जिसको इतिहास में हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। ये जो इलाहाबाद की संधि है 1765 की संधि, इस संधि में क्या हुआ, इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सभी प्रकार के टैक्सेस, रेवेन्यू का लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, जबकि इस बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लोगों को सुविधाएं देने का कार्य था, ये काम किसके पास रहा, नवाब के पास रहा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहाँ से पैसे मिल रहे थे, लेकिन नवाब जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो अपनी जनता को सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। अच्छा, ये जो व्यवस्था थी कि बंगाल में एक लोग क्या थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और दूसरे लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो ये जो शासन था, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था द्वैध शासन कहलाती है। द्वैध शासन, इस द्वैध शासन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस द्वैध शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। चलिए, अब ये आपको 1767 का सिनेरियो समझ में आया कि कैसे 1757 में स्थिति मजबूत हुई, फिर 1764 में और स्थिति मजबूत हुई, और 1765 की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। भारत में मजबूत तो हो गई, नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी क्रिएट हुई। क्या, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत, ये हमारा भारत है और ये है हमारा इंग्लैंड। उस समय ये वाला रूट हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, तो अब हमें जाना पड़ता था, यहाँ से जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ये कम्युनिकेशन बहुत कम था, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता था। तो इसका असर क्या पड़ा कि वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, इन्होंने खुद को बॉस समझना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या समझने लगे कि हम ही बॉस हैं, ये समझने लगे कि हम ही बॉस हैं और हम जो करेंगे उसकी खबर किसी को नहीं होगी। तो इसका क्या असर पड़ा कि इन लोगों ने, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉसेस थे, इन्होंने अपना ही रुतबा बनाना स्टार्ट कर दिया और अपना प्राइवेट ट्रेड, मतलब जैसे मान लीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसमें ए है ऑफिसर है, बी ऑफिसर है, तो इन्होंने अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ए ने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बी ने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इससे ए की जेब भी भरने लगी, बी की जेब भी भरने लगी, पर इससे कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब आपने देखा कि धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है कि इंग्लैंड और भारत के बीच में दूरियां बहुत थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने ये सोच लिया कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो
लोग प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, बिजनेस भी करने लगे और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए। इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था दूसरे तरीके से। अब अभी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या नुकसान हुआ कंपनी को इस बीच में। अब आते हैं एक जो घटना घटी थी 1767 में। 17 ये वक्त था 1767 से 69 में। यहाँ क्या हुआ था, एक प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। इसका कुछ निर्णय नहीं निकला, लेकिन कंपनी को इस युद्ध में कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। अब आप देख ही रहे हैं कि कंपनी के ऑफिसर्स एक तरफ क्या कर रहे थे, अपना प्राइवेट ट्रेड भी चला रहे थे, ठीक, वो अपनी जेब भी भर रहे थे, दूसरी तरफ कंपनी को युद्ध भी लड़ना पड़ा, तो कंपनी का पैसा यहाँ खर्चा हो गया। कंपनी को प्राइवेट ट्रेड से कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सब सिनेरियो तो चल ही रहा था। फिर अब क्या हुआ अचानक, अब क्या होता है कि 1769 में 17 ये समय था 1769 से 1770 बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। ये अकाल इतना भयंकर था कि लोग भूखों मरने लगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में इतने टैक्सेस लगा रखे थे, और टैक्सेस लगा रखे थे, लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, और लोगों के पास सुविधाएं ना होने के कारण खाने को मोहताज हो गए लोग। अब जब खाने को मोहताज हो गए तो लोग मरने लगे, भूखमरी से हजारों लाखों लोग मारे गए। अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यधिक नुकसान हुआ, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब इसका क्या सॉल्यूशन। जब कंपनी को ये लगा कि अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई, इंग्लैंड, और उनसे कहा कि अब हमें कुछ कर्ज दे दीजिए, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो गई है। तो वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि तुम्हारे प्राइवेट बिजनेस जो ऑफिसर्स थे वो तो इतने अमीर हो रहे हैं, और तुम्हारी कंपनी कैसे डूब रही है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तेज थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी भारत में व्यापार ना करे, क्योंकि उससे उसको बहुत प्रॉफिट होता था। तो वो ये कभी नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपकी इस स्थिति को देख रहे हैं और इस स्थिति से निपटारा भी करवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या पारित किया कि नहीं, अब हम लाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ताकि कंपनी के कार्यों को हम रेगुलेट कर पाएँ। तो आइए अब जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। इसको समझने से पहले आइए थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं। 1773 से पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक मुंबई प्रेसिडेंसी थी, और एक मद्रास थी। तीनों के अपने गवर्नर होते थे, ठीक है। यहाँ का गवर्नर होता था, इधर का गवर्नर होता था, यहाँ का गवर्नर होते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उन्होंने पहला प्रावधान क्या किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा संपन्न प्रोविंस था, तो उन्होंने कहा कि अब हम बंगाल, और ये मद्रास, और ये मुंबई, बॉम्बे, ये बंगाल है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये मद्रास। उन्होंने कहा कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी जो होगी, इसके गवर्नर को हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे, ठीक। मद्रास के जो गवर्नर होगा उसको सिर्फ गवर्नर बोलेंगे, और जो बॉम्बे प्रोविंस का जो गवर्नर होगा उसको भी गवर्नर बोलेंगे, ठीक। तो इससे क्या समझ में आया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर जनरल का पद बढ़ गया, और उसको अब क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल। और जो मद्रास था उनको गवर्नर, और बॉम्बे जो प्रोविंस था उसको भी क्या बोला जाने लगा, गवर्नर। सिर्फ किसका गवर्नर का पद बढ़ गया, बंगाल प्रोविंस का, और इसके क्या है, गवर्नर को क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल, ठीक। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ और जान लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। अच्छा, अब आप ये भी समझ लीजिए कौन से ऐसे पहले गवर्नर थे जिनको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंग। अब एक चीज़ और देखिए कि क्या क्या प्रावधान और किए गए। देखिए अब क्या हुआ, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये बंगाल के थे, इनके नीचे 4 लोग काम करने लगे, 1 2 3 4। अब ये जो 4 लोग थे ये गवर्नर जनरल को सलाह देते थे, ठीक है, हर चीज़ पे सलाह देते थे। और ये जो थी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई जो किसको सपोर्ट करती थी, गवर्नर जनरल को सपोर्ट करती थी, ठीक है।
ठीक। तो यहाँ क्या था, गवर्नर जनरल थे और उनके नीचे 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक, अब इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें आगे क्या हुआ कि देखिए, ये हमारा बंगाल है, ये इसका पद थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बीजे मैं लिख देती हूँ उसको। ये बॉम्बे था और ये हमारा मद्रास थे। ठीक है, इसके नीचे हमारे 4 लोग थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ये गवर्नर जनरल थे। ठीक, ये क्या थे, सिर्फ गवर्नर हो गए, और ये भी क्या हो गए, सिर्फ गवर्नर हो गए। इनके नीचे 4 लोग काम करते थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या करते थे, सलाह देते थे। ठीक, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि कोई भी लॉ बनाना होता था, जैसे मान लीजिए 2 तरह के लॉ होते हैं, एक हमारे सेंट्रल लेवल पे लॉ होता है और एक हमारा प्रोविंस के लेवल पे लॉ होता है। तो यदि हमें एक सेंट्रल लेवल पे कोई लॉ बनाना है, जैसे मान लीजिए ये बंगाल का गवर्नर जनरल है और इससे सेंट्रल लेवल पे एक कोई लॉ बनाना है, तो क्या होता था, ये अपने चारों 1 2 3 4 अपने चारों जो इनके नीचे सदस्य काम करते थे, इन चारों से सलाह लेते थे और कम से कम 2 का इनको सपोर्ट लेना ज़रूरी होता था। यदि कोई लॉ ये बना रहे हैं तो 2 लोगों को इनको सपोर्ट करना ज़रूरी होता था। यही काम होता था जो लोकल प्रोविंस के गवर्नर थे, उन्हें भी क्या होता था, उनके नीचे भी ये 4 लोग काम करते थे, तो उनको भी क्या होता था कि 2 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि रेगुलेटिंग एक्ट ने पहले तो क्या किया, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर, तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो हमारी थोड़ी सी उसको स्थान दे दिया गया, उनके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत रही ना जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये देखिए, ये बंगाल है, ठीक, ये मद्रास और ये बॉम्बे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किसको रिपोर्ट किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये जहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, COD का मतलब होता है कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ये जो थी जितना भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था उसकी सारी रिपोर्ट गवर्नर जनरल किसको देते थे, COD को देते थे। इनकी संख्या कितनी होती थी, 24 होती थी। इसको रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं बदला गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दूसरी चीज़ जो लास्ट स्टेज में आपको बता दूं, 2 चीज़ें अभी रह गई आपको बताने के लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में, और तीसरी चीज़ क्या की कि प्राइवेट ट्रेड जो लोग करते थे उसको मना कर दिया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना होगा, कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा। और चौथी चीज़ क्या हुई कि 1773 के एक्ट के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट बनाई गई, जिसमें ये बताया गया कि इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जो है उनके अंडर में काम करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट में बात की गई थी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी ना रह जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1757 से, फिर हम लोगों ने ये देखा कि 1764 में क्या हुआ, 1765 में क्या हुआ, कंपनियाँ दिवालिया हो गई, कंपनी पर बहुत सारे कर्ज हो गए, बंगाल का जो अकाल पड़ा था उससे कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके साथ ही हमने देखा कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी हमारे क्या कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। तो इस कारण एक एक्ट बनाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसने क्या किया, आइए हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। नंबर 1, पहली बात क्या की कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और ऐसा करने वाले कौन थे, पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई, अब गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करते थे, COD को करते थे, और COD की संख्या कितनी रखी गई, 24 रखी गई। तीसरी चीज़ क्या हुई कि अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएगा, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। चौथी चीज़ क्या हुई कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1 न्यायाधीश होते थे और 3 मुख्य न्यायाधीश होते थे। और एक 5वीं चीज़ रह गई कि ये जो हमारे गवर्नर जनरल थे, इनको हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिससे क्या हुआ कि अगर कोई सलाह लेनी होती थी या कोई भी लॉ पास करना होता था तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। तो आई होप
आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आइए हमारे साथ जुड़िए। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 1773 के एक्ट के क्या ड्रॉबैक थे और इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाला गया आया या इसी को कंटिन्यू किया गया। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।